Hello dear student, welcome to our YouTube channel Exam Junction. Today we will discuss about the very first chapter of your 12th chemistry and that is solid state. ठीक है, आज हम लोग आपके 12th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर पर आने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं। जैसे देखिए, पहला टॉपिक है आपका रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री क्या है? देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, संगठन यानी वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, और संरचना यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब के बारे में हम लोग डीप स्टडी करते हैं। ठीक है ना, इन सबको टोटल मिला के हम रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। किसी भी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना, अगर किसी मैटर के, किसी पदार्थ के बाह्य परिवर्तन जो होता है, जो हमको बाहरी दिखाई देता हो, एक्सटर्नल, उसको फिजिकल चेंज कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन, और उसको हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक, और किसी मैटर में उसके इंटरनली जो चेंज होता हो उसको हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो देखिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र के शब्द कीमिया से, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी बोलते हैं, जिससे केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। इसी वजह से केमिस्ट्री को पहले के टाइम में केमी टेकिंग भी कहा जाता था। ठीक है, मिस्र में काली मिट्टी को केमी बोला जाता है और केमी से ही केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। इसी वजह से पहले के टाइम में केमिस्ट्री को केमी टेकिंग भी बोला जाता था। उसके बाद है रसायन विज्ञान का जनक। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोसियर। लेवोसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। उसके बाद आपकी अगली हेडिंग है पदार्थ। पदार्थ क्या है? तो देखिए, ब्रह्मांड में प्राप्त वह समस्त वस्तु जो कुछ स्थान घेरती हो तथा जिसका कुछ निश्चित द्रव्यमान होता हो। सभी वो वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ स्थान हो एटमॉस्फेयर में, और जो कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उनका कुछ न कुछ मास हो, उसको क्या बोला जाता है? द्रव्य या पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु एक पदार्थ है। ठीक है, जैसे जल हो गया, हवा, मिट्टी आदि, ये सब कुछ क्या है? एक पदार्थ है। ठीक, आगे आते हैं। अब है पदार्थ की संरचना एवं उसके घटक। पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसके घटक क्या क्या होते हैं? तो देखिएगा, पदार्थ की संरचना एवं उसके घटक। तो देखिए, पदार्थ किससे बना होता है? आप लोग जानते हैं, पदार्थ की इकाई बोला जाता है परमाणु। परमाणु यानी एटम। कई एटम्स से मिलकर पदार्थ बना होता है, और एटम जो होता है पदार्थ की यूनिट होती है। जैसे किसी घर को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, कई ईंटों से मिलकर एक घर तैयार होता है। उसी तरह से कोई भी पदार्थ है तब वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसकी सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। ठीक है, जब कई परमाणु आपस में मिलते हैं तब वो
अणु का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स। कई एटम्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, और कई मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एलिमेंट बनाते हैं, यानी कि तत्व। ठीक है, परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, अणुओं से मिलकर तत्व बनता है। एक बात यह है कि तत्व उसी पदार्थ को कहा जाता है जिसमें पाए जाने वाले समस्त परमाणु एक ही प्रवृत्ति के हों, एक ही प्रकार के हों। ठीक है ना। तत्व उन पदार्थों को कहा जाता है जिसमें पाए जाने वाला समस्त परमाणु एक ही प्रकार का हो। ठीक है। उसके बाद है परमाणु से अणु, अणु से तत्व, तत्व से मिश्रण और यौगिक बनते हैं, मिश्रण या यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में मिलने से मिश्रण या यौगिक बनता है। मिश्रण किसको कहा जाता है, यदि जो पदार्थ में मिलाए गए तत्व हैं उनका अनुपात फिक्स हो, निश्चित अनुपात हो, फिक्स रेशियो, तो उसको यौगिक बोलते हैं। ठीक है। अगर उनका फिक्स रेशियो होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, यौगिक यानी कंपाउंड। जैसे में कि वाटर हो गया H2O, H2O क्या है, एक यौगिक है। ठीक है ना, H2O एक यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा होती है, निश्चित अनुपात होता है। ठीक, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं है। मिश्रण में आप किसी भी तत्व को अधिक और किसी को भी कम मिला सकते हैं, इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं परमाणु से अणु, अणु से तत्व, तत्व से मिश्रण और यौगिक, और मिश्रण और यौगिकों से मिलकर क्या बनता है, आपका पदार्थ बनता है, मैटर। ठीक है ना। तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं, इस तरह से पदार्थ बना हुआ होता है। परमाणु यानी एटम्स, एटम्स से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से मिक्सचर या कंपाउंड, और मिक्सचर या कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। ठीक है। आगे है पदार्थों का वर्गीकरण। अब देखिए पदार्थों को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है, वो यहाँ पे बनाया गया है, आप देख सकते हैं। पदार्थ को दो बेसिस पे बांटा गया है। पहला होता है भौतिक वर्गीकरण, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, और दूसरा नंबर है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। जबकि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में दो चीज़ें आती हैं। शुद्ध पदार्थ में है पहला तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व किसको कहा जाएगा, अभी हमने आपको बताया कि ऐसे पदार्थ जिनमें पाए जाने वाले समस्त परमाणु एक प्रकार के हों उनको तत्व कहा जाता है। यौगिक में क्या होगा, यौगिक में निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु मिले होंगे। ठीक है। उसके बाद है मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण का मतलब होता है ऐसा मिश्रण जिसमें पूर्ण रूप से एक दूसरे से मिले हुए हों, कॉन्सेंट्रेशन हर जगह बराबर हो, सांद्रता हर जगह बराबर हो। ठीक है ना। जैसे चीनी पानी का घोल है, तो हमने चीनी को पानी में घोल दिया तो पूरा पानी जो है मीठा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला मीठा रहे ऊपर वाला वे टेस्ट न रहे। ठीक है ना। तो वो होमोजीनियस है। लेकिन अगर हम किसी रेत को पानी में मिला देते हैं तो उसमें क्या होगा, रेत
पेदी पे जाके बैठ जाएगी, बॉटम में जाके बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, नीचे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ऊपर पानी जो रहेगा वो उसकी कंसंट्रेशन कम रहेगी, ठीक है ना। तो उसको बोला जाएगा हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी, ठीक है ना। उसके अंग बराबर नहीं होते। विषमांगी का मतलब विषम अंग, ऊपर नीचे बराबर नहीं। समांगी का मतलब हर जगह, चाहे आप ऊपर देखिए, चाहे मिडिल में देखिए, चाहे टॉप पे देखिए, हर जगह पे क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है। इसके बाद है तत्व। तत्व को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। उसी तरह से यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है कार्बनिक, यानी कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं उनको हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, और ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट न हो उनको हम लोग अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। असल में कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, इसी वजह से हम लोग उसको अलग स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर है, चूंकि हम लोगों का चैप्टर है ठोस अवस्था, तो हम लोगों को यहाँ ठोस के बारे में ही स्टडी करना है, ठीक। तो आगे आते हैं ठोस अवस्था, यह आपकी हेडिंग है ठोस अवस्था। देखिए ठोस अवस्था क्या है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठीक है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार भी फिक्स हो और आयतन भी फिक्स हो, उसको ठोस अवस्था बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे में आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लोहा, सोना, बर्फ, ये सब क्या है, ठोस अवस्था के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे है ठोस अवस्था के सामान्य विलक्षण। यहाँ पे हमने टेबल बना दिया है, आप एक एक करके देख सकते हैं कि गुणों के आधार पर ठोस, द्रव, गैसों में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए पहला टॉपिक है आपका अंतराणुक बल, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना। तो देखिए अंतराणुक बलों के आधार पर ठोसों में अंतराणुक बल प्रबल होते हैं, ठीक है। इनमें अंतराणुक बल प्रबल होते हैं, जबकि द्रव में अंतराणुक बल मध्यम होते हैं, यानी बीच में, ठीक है ना, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है और लिक्विड्स में मीडियम होता है और गैसेस में बहुत कम होता है, ठीक है ना। निम्न या फिर हम दुर्बल कह सकते हैं, ठीक है ना। अंतराणुक बल ठोसों में प्रबल, द्रव में मध्यम और गैस में निम्न होता है। इसके बाद है अवयवी कणों की स्थिति। अवयवी कणों की स्थिति ठोसों में निश्चित होती है। ये निश्चित जालक बिंदुओं पर बंधे हुए होते हैं और अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष ही गति कर पाते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के वजह से इनका जो शेप होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं। उनकी आकृति, उनकी स्थिति फिक्स होती है, वो अपने फिक्स पोजीशन पर होते हैं, मोशन करते हैं लेकिन केवल ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, केवल हिलते रहते हैं, ठीक है ना, माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते रहते हैं, ठीक। अवयवी कणों की स्थिति इसमें निश्चित होती है, इसमें द्रव में अनिश्चित। अनिश्चित परंतु पास पास होती है, ठीक है ना। अवयवी कणों की स्थिति इसमें निश्चित होती है और बहुत पास पास होती है। द्रव में अनिश्चित होती है परंतु कुछ पास पास होती है, ठीक। जबकि गैसों में क्या होता है, गैसों में ये अनिश्चित होती है और बहुत दूर दूर होती है,
ठीक है ना। गैसों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसी वजह से इनका आकार और आयतन दोनों फिक्स नहीं रहता है। जबकि द्रव में क्या होता है, इनके अनिश्चित परंतु पास पास होने की वजह से इनका आकार तो फिक्स नहीं रहता है, लेकिन इनके आयतन फिक्स रहते हैं, इनका आयतन निश्चित रहता है। ठीक है। उसके बाद है कठोरता एवं संपीड्यता। तो देखिए, ठोस जो होते हैं वो प्रायः कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं? कठोर और असंपीड्य होते हैं। संपीड्य का मतलब है दबना, कंप्रेस होना, ठीक है ना। लेकिन ठोसों को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको दबाने पर इसके आयतन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। जबकि द्रव में क्या होता है, द्रव जो होते हैं वो तरल होते हैं, तरल, और ये क्या होते हैं, कुछ संपीड्य होते हैं, थोड़ी बहुत संपीड्यता इनमें देखी जाती है। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इनके आयतन में क्या हो जाएगा, कुछ कमी आ जाएगी आंशिक रूप से, ठीक है। और गैसों में, गैसें भी तरल होती हैं, गैसें भी तरल होती हैं और ये अत्यधिक संपीड्य होती हैं। देखिए ना, सिलेंडर में गैस को दबा के और अधिक गैस उसमें भरी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये अत्यधिक संपीड्य होते हैं, जितना हम इसको कंप्रेस करते जाएंगे इसका आयतन उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद है विसरण। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि बहना, फ्लो करना, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ठोसों में बिल्कुल विसरण नहीं होता है। अगर आप ठोसों को रख देंगे तो उसके पार्टिकल्स जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे, वो अपने पोजीशन शेप को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो यानी इनमें, ठोसों में नगण्य विसरण होता है, एकदम ना के बराबर, ठीक है ना। इनमें डिफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन द्रव में मध्यम, ठीक है ना, इनमें विसरण होता है द्रव में। अब उसकी सांद्रता के ऊपर है कि वो कैसा है। अगर उसकी कंसंट्रेशन कम रहेगी, डाइल्यूट रहेगा, तो उसमें विसरण ज़्यादा होगा। अगर कॉन्सनट्रेटेड रहेगा तो उसका विसरण कम होगा, ठीक। जबकि गैसों में क्या होता है, अत्यधिक विसरण होता है। गैसों में विसरण अत्यधिक होता है, गैसें बहुत तेजी से फैलती हैं, ठीक है। इसके बाद है घनत्व। ठोसों का घनत्व उच्च होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसी वजह से इनका घनत्व उच्च होता है, अत्यधिक घनत्व वाले होते हैं, ठीक है ना। द्रवों का घनत्व मध्यम होता है, न बहुत उच्च न बहुत निम्न, क्योंकि इनके अवयवी कणों की स्थिति क्या होती है, अनिश्चित परंतु पास पास होती है, ठीक। और गैसों में क्या होता है, गैसों के घनत्व बिल्कुल निम्न होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। घनत्व का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में किसी पदार्थ की मात्रा को, एकांक आयतन में किसी पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक। तो ठोसों में का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, द्रवों का घनत्व मध्यम और गैसों का घनत्व निम्न होता है, ठीक है ना। उष्मीय ऊर्जा है, तो देखिए ठोसों की उष्मीय ऊर्जा निम्न होती है। उष्मीय ऊर्जा का मतलब है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर हम थर्मल एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो उनमें मोशन नहीं होगा, ठीक है ना। ठोसों के अगर हम थर्मल एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं उसको,
तो वो मोशन नहीं करते हैं, शेप नहीं चेंज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन द्रवों का क्या होता है, द्रवों की ऊष्मीय ऊर्जा मध्यम होती है, इसीलिए अगर हम इसको थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा हीट देंगे, ऊष्मीय ऊर्जा देंगे, तो इसके पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। जैसे आप लोग पानी उबालते हैं तो पानी उबालने पे क्या होता है, उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी ऊष्मीय ऊर्जा मध्यम होती है, और अगर थोड़ी सी भी हीट हम बाहर से प्रोवाइड करा देंगे तो उनके पार्टिकल्स जो होंगे वो मोशन करने लगेंगे, ठीक है ना। जबकि गैसों की ऊष्मीय ऊर्जा उच्च होती है, इसी वजह से ये इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो काफ़ी इधर उधर तेजी से मोशन करते रहते हैं, ठीक है ना। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आते हैं, फिर है ठोसों का वर्गीकरण। देखिए ठोसों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से बांटा गया है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अवयवी कणों की व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से ठोसों को मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। दो टाइप से ठोसों को बांटा गया है, किसके आधार पर, उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है ना। उसमें पहला नंबर है आपका क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की विस्तृत क्षेत्र में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण विस्तृत क्षेत्र में काफ़ी लॉन्ग रेंज में एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे क्रिस्टलीय ठोस का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड जो आपके घर में नमक होता है NaCl, इसके बाद जिंक सल्फाइड हो जाएगा और चीनी, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। फिर है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। एमॉर्फस का मतलब होता है, एमॉर्फस शब्द का कि कोई आकृति न होना, ठीक है ना। एमॉर्फस जिससे बना है, एमॉर्फस का अर्थ होता है कि असम आकृति, कोई फिक्स आकृति न हो। उसी के आधार पर इसके बारे में हम कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, उनको अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इनके अवयवी कण कहीं पे भी हो सकते हैं, इनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होगा। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, सारे पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ फिक्स पोजीशन होगी, और पोजीशन के साथ साथ उनका एक ऑर्डर होगा, एक सीरियल होगा, एक लाइन वाइज वो होंगे, ठीक है ना। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है, कोई भी पार्टिकल्स कहीं पे भी रखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कांच हो जाएगा, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या चीजें हैं, अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद, ठीक है ना। यानी अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है, वो हम लोग एक एक करके, ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहला नंबर है आपका आकार। आकार, क्रिस्टलीय ठोसों का आकार कैसा होता है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का आकार निश्चित ज्यामितीय आकार, इनका आकार कैसा होता है, फिक्स होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार, ठीक है ना। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, असमाकृति, असम आकृति आकार, असमाकृति आकार। कहने का ये मतलब है कि इनमें जो क्रिस्टलीय ठोस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण,
वो एक फिक्स आकार के होते हैं, सबका शेप बराबर होता है और सबके ऑर्डर भी बराबर होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है, उनके आकार बड़े छोटे हो सकते हैं। ठीक है ना। फिर है गलनांक। गलनांक में देख सकते हैं हम, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है। इनका गलनांक निश्चित होता है और इनका शीतलन वक्र जो होता है वो असतत होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना। गलनांक इनका निश्चित होता है, यानी एक फिक्स कोई टेम्परेचर रहेगा, उस पे क्रिस्टलीय ठोस जो रहेंगे वो पूर्ण रूप से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, किसी फिक्स टेम्परेचर पर। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है, इनके गलनांक जो होते हैं वो रेंज में होते हैं, परास में होते हैं। कुछ इनका रेंज होगा, ये परास में होते हैं। ठीक है ना, कुछ रेंज में होते हैं, पहले धीरे धीरे नरम होंगे फिर उसके बाद पिघलेंगे। ठीक है ना, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, ये किसी फिक्स टेम्परेचर पर सारे के सारे जो ठोस है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये परास में होते हैं एवं इनका सतत शीतलन वक्र होता है, कंटिन्यूअस। इनका जो ग्राफ होता है पिघलने का वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना। उसके बाद है तीसरा नंबर विदलन गुण। विदलन गुण का मतलब होता है कि जैसे अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को किसी धारदार चीज से या किसी चाकू से काट रहे हो तो काटने पर उनके पृष्ठ किस प्रकार दिखाई देते हैं। ठीक है ना, वो उनका विदलन गुण होता है। जैसे देखिए, जब हम क्रिस्टलीय ठोस को किसी चाकू से काटते हैं तो जो दोनों सतहें विभाजित होती हैं उनके पृष्ठ समान व समतल होते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, पृष्ठ समान व समतल, समान व समतल पृष्ठ होते हैं। ठीक है ना, जबकि इनमें क्या होता है, अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो इनमें असमान व खुरदरे पृष्ठ मिलते हैं हमको। दोनों पृष्ठ जो होंगे वो एक तरह के नहीं दिखेंगे। ठीक है ना, दोनों खुरदरे होंगे, उनका दिखने में वो एक दूसरे से अलग लगेंगे। ठीक है ना, ऐसा होता है अक्रिस्टलीय ठोस में। फिर है गलन ऊष्मा। तो जैसे गलनांक पे ही है, ये भी गलन ऊष्मा क्रिस्टलीय ठोसों की क्या होती है, निश्चित होती है। एक फिक्स कोई टेम्परेचर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मोल्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और इनमें क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में इनकी गलन ऊष्मा जो होती है अनिश्चित होती है। ठीक है। फिर है प्रकृति। तो क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति कैसी होती है, ये वास्तविक ठोस होते हैं। इनकी प्रकृति वास्तविक ठोस। ठीक। और अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति आभासी, इनको हम लोग आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव
भी बोलते हैं, ठीक है ना। अक्रिस्टलीय ठोसों को हम अतिशीतित द्रव बोलते हैं। जैसे कांच है, कांच के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हम किसी घर में कोई खिड़की लगाते हैं कांच की, और कुछ दिनों बाद आकर या कुछ दिनों बाद उस खिड़की को नोटिस किया जाए तो उसमें क्या होता है, नीचे की परत जो होती है वो चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, और ऊपर से कांच क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कांच एक अतिशीतित द्रव या अक्रिस्टलीय ठोस होता है, और वो क्या करता रहता है, पिघलता रहता है। पिघल के धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं, जिससे नीचे की सतह क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और ऊपर की सतह पतली हो जाती है, ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं, या अतिशीतित द्रव भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। फिर है अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम। अभी हमने पीछे ही ये देखा है, देखिए क्रिस्टलीय ठोसों की अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है। ये दीर्घपरासी व्यवस्था होती है इनकी। दीर्घपरासी व्यवस्था यानी कि काफ़ी लॉन्ग रेंज में इनका ऑर्डर बना रहता है। जैसे जिस ऑर्डर में ये होंगे वो काफ़ी दूर तक बना रहेगा, ठीक है ना। लॉन्ग रेंज में इनके अवयवी कण रहेंगे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, लघु परासी व्यवस्था होती है। इनमें कोई फिक्स ऑर्डर नहीं रहेगा, ठीक है ना, लघु परासी व्यवस्था। इसके बाद है दैशिकता। दैशिकता का मतलब है कि वो दिखने में किस तरह से लगते हैं, उनके पार्टिकल्स दिखने में कैसे, या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ठीक है ना। तो देखिए दैशिकता इनकी कैसी होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की दैशिकता होती है विषम दैशिक। विषम दैशिक का मतलब है एनआइसोट्रॉपिक, ठीक है ना। विषम दैशिक एनआइसोट्रॉपिक बोला जाता है, ठीक है। और अक्रिस्टलीय ठोसों की दैशिकता कैसी होती है, ये समदैशिक होते हैं। अभी फिगर के थ्रू आपको ये बताते हैं कि इनकी दैशिकता क्यों विषम दैशिक होती है और इनकी दैशिकता क्यों समदैशिक होती है। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर है यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अलावा कुछ ऐसे ठोस भी होते हैं जो देखने में तो अक्रिस्टलीय लगते हैं। जैसे समदैशिक जो दिखने में लगते हैं उनको क्या बोला जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है, ठीक। परंतु इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, यानी ये विषम दैशिक होते हैं वास्तव में, ठीक है ना। देखने पे तो हमको ऐसा आभास होगा कि ये क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है, आइसोट्रॉपिक है, लेकिन इनकी संरचना कैसी होती है, विषम दैशिक यानी कि एनाइसोट्रॉपिक होती है, ठीक ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल, इसको हम लोग बोलते हैं, जो इस टाइप के ठोस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बहुक्रिस्टलीय। इनको हम लोग बोलते हैं बहुक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुक्रिस्टलीय ठोस। जैसे में धातुएं क्या है, बहुक्रिस्टलीय ठोस होती हैं। वो दिखने में ऐसा लगेगा कि अक्रिस्टलीय ठोस है, परंतु वास्तव में उनकी संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सब ये जितनी भी धातुएं होती हैं सब क्या होती हैं, बहुक्रिस्टलीय ठोस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना। तो देखिए जैसे क्रिस्टलीय ठोस में हमने आपको बताया था कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो लॉन्ग रेंज में, देखिए ये मैंने एक पार्टिकल्स को
ग्रीन कलर में बनाया है, दूसरे को पिंक में बनाया है। आप देख सकते हैं ऐसे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये ग्रीन वाले पूरी तरह से ग्रीन वाले हैं लाइन वाइज, ठीक है ना। इसके बाद ये पिंक वाले, फिर ग्रीन वाले, फिर पिंक वाले, तो इनकी पोजीशन फिक्स है और ऑर्डर भी इनका फिक्स है, ठीक। लेकिन इसमें देख रहे हैं आप अक्रिस्टलीय ठोस में कहीं पे पिंक आ जा रहा है, कहीं पे ग्रीन आ जा रहा है, इनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना, सब इधर उधर मिले हुए हैं, ठीक है ना। इन्हीं के वजह से जैसे देखिए समदैशिक का मतलब होता है कि जिनकी दिशाओं के आधार पर हम किसी भी दिशा में जाएं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे में अपवर्तनांक हो गया या फिर विद्युत चालकता हो गई। अपवर्तनांक का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विद्युत चालकता यानी कि कंडक्टिविटी या विद्युत प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी, ठीक है ना, वो सब कुछ हर दिशा में हर जगह पे क्रिस्टल के लिए अगर क्या होता है, अगर उस ठोस के लिए सेम होता है, फिक्स होता है, तो उसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलेंगे समदैशिक, आइसोट्रॉपिक। जैसे इसमें है, इसमें क्या है, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होने के वजह से हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको ऐसा ही लगेगा कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो सेम रहेंगे हर जगह, हर दिशा में हमको ये सेम दिखाई देंगे, ठीक है ना। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिक, ठीक है ना। विषमदैशिक का मतलब है, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हों, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो हमको सारे के सारे ग्रीन वाले पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगी। अगर मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में चलें तो हमको सारे के सारे पिंक वाले मिल रहे हैं, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हम ऐसे चल रहे हों इस ऑर्डर में, तो आप देख सकते हैं एक ग्रीन, एक पिंक, एक ग्रीन, एक पिंक ऐसे आ रहा है, यानी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो डायरेक्शन के हिसाब से बदलते जा रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो उनसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी, कुछ न कुछ चेंज होती रहेंगी। इसी वजह से अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहा जाता है, एनाइसोट्रॉपिक बोला जाता है, और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा उन बच्चों को जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।